बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा अब जो है हम क्योंकि अपनी एडजस्टमेंट्स के अख्ताम पर हैं, अब बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो कई लेक्चर्स पहले हो चुकी हैं, तो आज हम उनकी ना रिवीजन करेंगे ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक बात तो तय होती है कि इस टॉपिक से सवाल आना ही आना है बोर्ड में, कहीं पे भी आप चले जाएं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि आपके पार्ट 2 में इस टॉपिक से रेलेवेंट बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर होगा, वो चैप्टर खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, बच्चे जो हैं क्योंकि इसको आखिर में करते हैं और फिर शायद किसी बर्डन की वजह से या शायद कि जी हमारे क्वेश्चन तो पूरे हो जाएंगे, वो इसको छोड़ देते हैं। बेटा इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बोर्ड में बड़ा सवाल छोटा सा आता है, हम ज़ाहिर है पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सारे सिलेबस को कवर करना पड़ता है, लेकिन जब ये सवाल आपके सामने आएगा बहुत इजीली से हल कर लेंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये जब रिवीजन हो जाएगी ना आपके सामने, एक दफ़ा और हो जाएगी, फिर कहीं मौका मिला छोटी छोटी चीज़ें हम और रिवाइज कर देंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। अब हम जो आज करेंगे वो कर रहे हैं हम इसकी रिविजन। देखिए याद रखिएगा, आपकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उसका जो बेसिक थीम चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो चल रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट पर। कोई एक्सपेंस कम होते हैं हम उन्हें ज्यादा कर देते हैं, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं हम उन्हें कम कर देते हैं, इनकम ज्यादा होती है कम कर देते हैं, इनकम कम होती है उसे ज्यादा कर देते हैं। इसी मुनासबत से हम एंट्रीज पास करते हैं और यही इफेक्ट देते हैं। अभी तक जो आप एडजस्टमेंट्स देखते जा रहे हो, अभी तक जितनी आपने एडजस्टमेंट्स देखी हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आप इसके बाद जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप एडजस्ट करेंगे वो डबल इफेक्ट में जा रहा है। मसलन एक प्रॉफिट लॉस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, दूसरा कहां जा रहा है, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जा रहा है। बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी भी होंगी जिसे हम कहते तो एडजस्टमेंट्स हैं, और समटाइम उसे हम ओमिशंस की फॉर्म में लाते हैं। मसलन अकाउंटिंग ओमिशन, एरर में आप पढ़ के आए हो, कोई चीज रह जाती है रिकॉर्ड होने से, तो जब हम उसके बारे में करते हैं तो एक आध बात कभी ना कभी वो ऐसी पूछ लेता है, तो मैं वो बात भी आपको आज बता दूंगा कि आपने क्या करना है। तो ये सारी बातें आज कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक छोटी छोटी बातें कवर हो जाएं तो फिर हम एक मेन एडजस्टमेंट पे चलेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। अगर वो सवाल में नहीं आती तो वैसे थ्योरी और एमसीक्यूज और छोटी मोटी चीजें और आती रहती हैं उसके साथ। तो अब हम चलते हैं अपने इस रिवीजन की तरफ। बहुत आराम से रिवीजन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह इसको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब वो स्कैटर्ड होती है ना सारी एडजस्टमेंट्स, फिर बच्चा उसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा होता। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सारी एडजस्टमेंट्स आज आपको एक ही लेक्चर में करवा दूंगा, ताकि आप उसे किसी एक कॉपी पर लिख लें, उसको देख लें, उसको जब कभी करना हो तो वहां से एक नजर मारें, आपको याद हो जाएगी। इसमें छोटे छोटे एमसीक्यूज भी इसी में छुपे हुए हैं, छोटी डेफिनेशन भी इसी में छुपी हुई हैं। जब आप इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ये आपको बहुत सीधी से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेटा सबसे पहली एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट में लिखी होती है, मीन आफ्टर द ट्रायल बैलेंस नॉर्मली होती है, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। स्टॉक मीन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जब आप एडजस्ट करते हैं तो आप इसके दो जगह पे इसके इफेक्ट शो करते हैं। पहला इफेक्ट जो इसका जाता है, हम उसे लेके जाएंगे बैलेंस शीट और करंट एसेट्स में लिखते हैं। बैलेंस शीट और कहां लिखेंगे, इसे करंट एसेट्स में लिखा जाएगा। दूसरा इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का इफेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है आफ्टर सेल्स। क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम इसे आफ्टर सेल्स। तो आप इससे इसके दो इफेक्ट आपके सामने आ चुके हैं बेटा। ये दो इफेक्ट हैं जिसमें से ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, क्योंकि हम पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब मैं क्योंकि एंट्री के हिसाब से यहां पे लिख के आया हूं, मसलन ये डेबिट है वो क्रेडिट है, तो इसी वजह से मैंने इसको यहां पहले शो किया, उसको बाद में किया। आप जैसे मर्जी कर दे, लेकिन आपको पता होगा किसका इफेक्ट आपने पहले देना है। अब आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको बार बार इन चीजों को इसलिए एहसास दिलाया जा रहा है, बाद दफा बेटा यही एडजस्टिंग एंट्री जो है वो किसी एमसीक्यूज के तहत पूछी जा रही होती है।
अगर आपको पता नहीं इसमें क्या चीज डेबिट है, इसमें क्या चीज क्रेडिट है, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। आप अगर थोड़ा सा इस पर गौर करें, आप किसी हेड ऑफ अकाउंट का एक हिस्सा उसे मैच कर लें तो उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएंगे। यहां पे कंडीशन थी छोटी सी, अगर आपको याद हो, अगर ट्रायल बैलेंस में हो, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे हो, ट्रायल बैलेंस बियर्स क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या होगा, ओनली इन बैलेंस शीट। तो फिर हम उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट पे। ये चंद एक बातें हैं, ये चंद एक सिचुएशन है जो आपको याद रहनी चाहिए। पहला इफेक्ट आपको याद हो, दो इफेक्ट हैं इसके, बैलेंस शीट में करंट एसेट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आफ्टर द सेल्स, ताकि तरतीब आपको याद रहे, पहले सेल्स रिकॉर्ड होगा, उसकी रिटर्न लेस होगी, उसके बाद फिर आप स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल बैलेंस में अगर ये दिया हो, ट्रायल बैलेंस बियर्स द क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में पहले से मौजूद हो, तो आप क्या करेंगे, इसको ओनली इन बैलेंस शीट, ओनली इन बैलेंस शीट। ये आपकी पहली एडजस्टमेंट है, सबसे आसान सी एडजस्टमेंट है। जब से फाइनल अकाउंट शुरू किया इस पर हम जरूर काम करते रहे हैं, इसलिए आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। और ये नुकता भी हमने बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने क्या करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ कहां लेके जाना होता है, बैलेंस शीट में उसे लेके जाना होता है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो आप उसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके साथ अब आ रही है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, expenses of the current accounting year due but not yet paid at the end of the current accounting year in the form of cash। ड्यू हो चुके हैं, हमने अभी तक अदा नहीं किया, इसका मतलब है हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, हमने पैसे देने हैं, हमारी तरफ एक लायबिलिटी है लेकिन हम उससे फायदा उठा चुके हैं। जिस तरह बिजली का बिल है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं आपके पास, आप वो पहले इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं, तो इसलिए वो आपका एक्सपेंस हो चुका है। अब आपने क्या करना है, उसके अगेंस्ट सिर्फ पेमेंट करनी है, और अगर पेमेंट ना की हो तो वो ड्यू कहलाते हैं। आप जब अपना बिजली का बिल देखते हैं तो उस पर लिखा होता है अमाउंट ड्यू, दैट इज पेएबल, और लिखा भी होता है पेएबल। इसका मतलब है वो आपके एंड पे जिम्मेदारी है, आपने उसे अदा करना है, वो आपकी लायबिलिटी है। जिसने लेना है उसका तो एसेट होगा या उसकी इनकम होगी, आपकी ये लायबिलिटी बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट थे, आपको याद होगा। पहला इफेक्ट ये था, अब मैं इसको जो लिख रहा हूं मैं एंट्रीज के हवाले से लिख रहा हूं, इसलिए आप जरा गौर कीजिएगा। बस एंट्री में क्या चीज डेबिट होगी। पहला जो इफेक्ट आता है वो हम क्या करते हैं, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करते हैं, किसमें, एक्सपेंसेस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाएगा और करंट लायबिलिटीज में जाएगा। वहां जाके हम वही अमाउंट जो एडजस्टमेंट में गिवन थी वो लिख देंगे, जो अमाउंट एडजस्टमेंट में गिवन थी उसी को जाके वहां पे लिख देंगे। अब इसी मुनासबत से आप इसकी एंट्री बना सकते हैं। हम क्या करेंगे जी, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी है ठीक है, या एक्सपेंसेस पेएबल, ये ले जी, ये एंट्री बान होगी। अब ये एक्सपेंस में ऐड हुआ और ये लायबिलिटी साइड पे चला गया। बड़ी आसान सी वजह होती है, देखें आपको जब बैलेंस शीट करवाई थी तो मैंने ऐसा हेड बैलेंस शीट में शो किया था, इसका मतलब है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का हेड नहीं है, ये बैलेंस शीट का हेड है, ये सिर्फ वहीं का वहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। अब क्या होगा बेटा, उसी तरह ही अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन ट्रायल बैलेंस, तो क्या करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में लिखे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में ही लिखे जाएंगे और ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होंगे। देखिए दो एडजस्टमेंट आपके सामने आ चुकी हैं, बड़े आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों में एक बात कॉमन है कि अगर एडजस्टमेंट की चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है तो उसका इफेक्ट
सिंगल इफेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट वाला इफेक्ट लेगी। दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। अब इसको बात को मेमोराइज करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। आप इसी तरह इस बोर्ड पे जो है इसको पहले नोट करें, इसको फिर अच्छी तरह मेमोराइज करें, फिर जब मैं दूसरे बोर्ड पे चीजें कराऊं उसको मेमोराइज करें, फिर तीसरे पर, और फिर जब दोबारा मुझे किसी और चीज को ऐड करना पड़ेगा तो फिर आप उसे, तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें सीख जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इसको आप क्या करते हैं, शॉर्ट में ऐड करते हैं। कहां ऐड करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं। ये इसके इफेक्ट्स हैं जो दो मैं अक्सर शो करता था, मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। एडजस्टिंग एंट्रीज कोई पूछ ले तो एडजस्टिंग एंट्री में आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले से मौजूद हों ट्रायल बैलेंस में तो उनका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में ही रह जाएगा, वो सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएंगे। बेटा अब बाकी एडजस्टमेंट्स हम देखते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, तो आए चलें इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। एक्सपेंसेस से रेलेवेंट जो एडजस्टमेंट थी, पहला तो आया आउटस्टैंडिंग, उसके बाद आता है प्रीपेड। आपको याद होगा प्रीपेड में हमने पढ़ा था द एक्सपेंसेस ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर इन एडवांस, आपने वक्त से पहले अदायगी कर दी। अब ऐसे में क्या करते हैं कि हमारे एक्सपेंस ज्यादा शो हो रहे होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं, हम उन्हें कम करेंगे। याद रखिएगा एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, कम करेंगे तो क्या करेंगे, उसे आप क्रेडिट करेंगे। अब फिर वही बात, जब मैं इफेक्ट शो करूंगा तो मैं इसे एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से बता रहा हूं। मतलब जो पहली चीज लिख रहा हूं वो डेबिट साइड पे होती है, दूसरी चीज लिखता हूं वो क्रेडिट साइड पे होती है। अब जब इसको आप एडजस्ट करेंगे तो आप प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट में। दूसरी तरफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आप लेस करेंगे, कहां से बेटा, एक्सपेंसेस में से। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी एंट्री बना लेंगे। भाई एक तो एसेट में जा रहा है, बैलेंस शीट में कहां जा रहा है, ये करंट एसेट में रिकॉर्ड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो हम एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। जब एसेट में रिकॉर्ड होगा तो एसेट बढ़ेंगे, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो आप इसकी जब एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड जिस एक्सपेंस में कमी कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको आप क्रेडिट कर देंगे। इफेक्ट देख लें, प्रीपेड चला गया बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, और एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस से क्या हो गए, लेस हो गए। अब फिर वही बात, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन ट्रायल बैलेंस, तो इनका इफेक्ट बैलेंस शीट करंट एसेट होगा। सिर्फ ये बैलेंस शीट और करंट एसेट में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे और कहीं ये रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इनका डबल इफेक्ट नहीं होगा, ये सिंगल इफेक्ट लेंगे। फिर देख लें जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बोलते हैं, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर भी के साथ लिखा होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होगा कि हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में हम उसे लेस करेंगे एक्सपेंसेस से। उसी मुनासबत से आपके सामने एंट्री आ गई, आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया और एक्सपेंसेस को आपने क्रेडिट किया, क्योंकि एक्सपेंसेस को कम करना था। ये बात थोड़ी थोड़ी सीखते जाएंगे तो आपको याद होती चली जाएगी। ये बात आपको अच्छी तरह याद है कि ये हम एंट्री जब पास करते हैं ये आपके एडजस्टमेंट की अमाउंट से की जाएगी, एडजस्टमेंट की अमाउंट से ही की जाएगी। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट इन द ट्रायल बैलेंस, तो वो कहां जाएंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स, अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। ये आपके एक्सपेंस यहां तक मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम चल रहे हैं बेटा इनकम की तरफ। एक्रूड इनकम जिसे आप रिसीवेबल भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, और इनकम जो है ड्यू भी बोलते हैं, इनकम ओइंग भी बोलते हैं, और अनपेड इनकम भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं इसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रिसीवेबल इनकम क्या होती है, द इनकम विच यू हैव अर्न बट नॉट येट रिसीव एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। अर्न कर ली, जब इनकम अर्न की तो आपकी इनकम बढ़ गई, अगर इनकम बढ़ गई तो इनकम को रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरी तरफ वो इनकम रिसीवेबल है, जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो आपके एसेट्स हैं। मतलब क्या हुआ, एक तरफ मैंने इनकम बढ़ानी है और एक तरफ अपना एसेट बढ़ाना है। तो इफेक्ट इसके दो हैं,
बेटा पहला इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट और वहां पर करंट एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी तरफ मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऐड करूंगा इनकम में। नहीं जी, इनकम में ऐड होगी। अब इसी मुनासबत से अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो यहां पर जो हेड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एक्रूड इनकम। ये आपने बैलेंस शीट में पढ़ा हुआ है। इनको हम डेबिट करेंगे और इनकम अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये आपके पास इसकी एडजस्टिंग एंट्री बन गई। अगेन इसके साथ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर एक्रूड इनकम जो है एग्जिस्ट इन ट्रायल बैलेंस, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ओनली इन बैलेंस शीट एज ए करंट एसेट्स। बैलेंस शीट में ये करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर ये पूछ लेता है या अक्सर एमसीक्यू में बात आ जाती है जी एक्रूड इनकम है एग्जिस्ट इन ट्रायल बैलेंस, तो इफेक्ट बताइएगा, कहां से ऐड होगा, कहां से लेस होगा, या कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सारी बातें पूछ सकता है आपसे, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल समरी सी है, आप इसे बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। ले जी, इस बोर्ड पर आपने दो चीजें पढ़ी। एक तो आपने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, जिसमें आप एक्सपेंसेस को कम करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। इसका एक इफेक्ट जो है वो एक्सपेंस से लेस होता है। दूसरा इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में शो किया जाता है। अब दूसरी भी इसी मुनासबत से थी, इसमें आपने इनकम में बढ़ाया और साथ में आपने करंट एसेट्स में जाके बैलेंस शीट में लिखा एक्रूड इनकम के नाम से। ये दोनों चीजें एक तरह ही की नजर आएंगी आपको। एंट्री में आप देख सकते हैं एक्रूड इनकम डेबिट है और इनकम क्रेडिट है, तो एक्रूड इनकम जो है वो करंट एसेट में चला जाएगा। क्योंकि ये आपको इससे याद भी रहना चाहिए कि आपको शुरू में जो बैलेंस शीट कराई थी उसमें तमाम बातें इसी मुनासबत से लिखी हुई थी। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो आप प्रीपेड या एक्रूड या आउटस्टैंडिंग या अनअर्न पढ़ रहे हैं, इस ये बाद में एक्सप्लेन होकर आपके पास आ जाएगा यहां पे ऐसी क्यों आई हैं। तो बैलेंस शीट की तमाम आइटम इस तरीके से एक्सप्लेन हो चुकी हैं, बाकी भी हो चुकी हैं इन डिफरेंट चैप्टर्स, और आपने जो बाकी रह गई थी वो इस चैप्टर के जरिए आपके सामने अब आ रही है। तो एक्रूड इनकम अगर एग्जिस्ट कर रही है ट्रायल बैलेंस में, तो ओनली इन द बैलेंस शीट, इसका इफेक्ट से बैलेंस शीट में होगा अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। ले बेटा, इसके नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और बाकी जो एडजस्टमेंट है वहां पे जाके देखते हैं कि बाकी कितनी एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, कौन कौन सी रह गई हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, इनकम से रेलेवेंट आपके पास एक एडजस्टमेंट और है, इसे कहते हैं अनअर्न इनकम। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द इनकम ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर इन एडवांस। आपने अगर ये 2020 चल रहा है तो आपने 2021 की इनकम पहले से ले ली है, जो कि आपकी इनकम नहीं है। तो बड़ी सीधी सी बात है यार, हमारी इनकम जो है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। और जब इनकम हम कम करते हैं तो इनकम को कम करने के लिए उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब हम कोई उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी बना रहे होंगे, जिसे हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो अब जो भी आप इसका इफेक्ट देखेंगे वो इसी मुनासबत से देखेंगे आप, कि मैं क्योंकि पहली चीज मेंशन कर रहा होता हूं डेबिट वाली इफेक्ट्स में और फिर क्रेडिट वाली। तो अनअर्न्ड इनकम की बात हुई, इसे अनएक्सपायर्ड इनकम भी बोलते हैं। इसका जो पहला इफेक्ट होगा, हम इसे प्रॉफिट और लॉस से क्या करेंगे, लेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं इससे लेस करूंगा बेटा। कहां से, इनकम से, क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है। दूसरा इफेक्ट, मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा और वहां जाके लिखूंगा इसे मैं करंट लायबिलिटीज में। वहां जाके लिखूंगा मैं इसे करंट लायबिलिटीज में एज ए अनअर्न्ड इनकम, एज ए अनअर्न्ड इनकम। ले जी, अब इसी मुनासबत से इसकी एडजस्टिंग एंट्री है। इनकम वो कम करना है मुझे, इनकम क्रेडिट होती है, इनकम अकाउंट
मैं डेबिट कर दूंगा जो भी रिस्पेक्टिव इनकम होगी, और अनअर्न्ड इनकम अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। इससे क्या होगा, एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी इनकम कम हो रही है। इनकम को मैंने कम किया और लायबिलिटीज को मैंने बढ़ा दिया। अब बेटा उसी तरह अगर ये अनअर्न्ड इनकम एग्जिस्ट कर रही है इन ट्रायल बैलेंस, तो अगेन बैलेंस शीट और करंट लायबिलिटीज में लिखी जाएगी और इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। ये बात अच्छे से समझ लें आप, ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अनअर्न्ड इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस से इनकम से लेस किया, क्योंकि ज्यादातर इनडायरेक्ट ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, जिसके साथ ऐसा किया जाता है। दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो किया जाएगा अनअर्न्ड इनकम के नाम से। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री है, इनकम अकाउंट मैंने डेबिट किया, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट मैंने क्रेडिट किया। उसके बाद है अनअर्न्ड इनकम एग्जिस्ट इन द ट्रायल बैलेंस, और बैलेंस शीट में सिर्फ करंट लायबिलिटीज में लिखा जाएगा अगर ये पहले से ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जब आप डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन उसकी क्या कहती थी कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की बुक वैल्यू में जब कमी आती है तो हमसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए अगर आप इसी सेंटेंस को थोड़ा सा गौर से देखें, अगर उसमें कमी आ रही है, एसेट डेबिट होता है, जो एसेट को मैं कम करूंगा तो क्रेडिट कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जितना कम हुआ वो मेरा एक्सपेंस हो गया, उसे मैं डेबिट कर दूंगा। तो उसी मुनासबत से हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टिंग एंट्री देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ट्रेडिंग आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पहला इफेक्ट जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आप इसे एक्सपेंस शो करेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। दूसरी तरफ बैलेंस शीट में आप इसे लेस करेंगे फ्रॉम फिक्स एसेट्स। इसी मुनासबत से इसकी एडजस्टिंग एंट्री मौजूद है आपके पास। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट। बेटा याद रहे डेप्रिसिएशन जो है फिक्स एसेट पर चार्ज की जाएगी, और फिक्स एसेट के बाद जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है, चाहे वो रेट की शक्ल में दी हो, चाहे वो अमाउंट की शक्ल में दी हो, आप उसे जाके लेस कर देंगे एसेट से। कहां पर, बैलेंस शीट में। अभी तक आपने यहां तक देखी है 6 एडजस्टमेंट देख ली हैं। हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स और बाकी हैं, उसके लिए चलते हैं इसके पहले बोर्ड पर, ताकि हम उसको भी अच्छी तरह व्यू कर लें। तो आए चलते हैं इसके बोर्ड नंबर 1 पर। ले बेटा अब हम एक एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। आपको पता है इसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक तरफ तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम उसमें डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और इसके बाद दूसरा इफेक्ट जो है इसका बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में हम कहां जाएंगे, हम लायबिलिटीज में जाके इक्विटी सेक्शन जो है, इक्विटी में जाके कैपिटल में ऐड करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस पर डेबिट हो गया एज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इक्विटी में जाकर ये कैपिटल में ऐड हो गया बैलेंस शीट के हवाले से। और कैपिटल और इक्विटी का आपको पता ही है कि ये कहां पे मौजूद होते हैं, ये लायबिलिटी वाली साइड पे मौजूद होते हैं। आप वहां जाके लिख देंगे। इसी मुनासबत से अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखेंगे तो मैं डेबिट करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और क्रेडिट कर दूंगा कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ये कैपिटल के अकाउंट में या कैपिटल में ऐड किया जा रहा है।
इसी मुनासबत से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसी से मिलती जुलती एडजस्टमेंट और होती है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हालांकि वो भी एक लोन था, वो बिजनेस से लिया हुआ था ओनर से, लेकिन वो उसके कैपिटल में शामिल कर रहा है। यहां पे क्या होगा, आप जब इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी तरह ही डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को, और बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है करंट लायबिलिटीज में एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल या आउटस्टैंडिंग के नाम से। इसे वहां जाके हम रिकॉर्ड कर देंगे। इसी मुनासबत से अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखें तो कुछ यूं बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। या आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये दोनों का मकसद यही है कि आप इसे जाके से करंट लायबिलिटीज में शो कर देंगे। ले बेटा, ये 8 तक बहुत मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं जिसका आपको पता चल गया, जिसका आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट रहती हैं। मेन एडजस्टमेंट्स जो है वो तो है हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ जब समझ लें एरर ऑफ ओमिशन की फॉर्म में होती हैं, वो भी कभी कभी आ जाती हैं। इसमें ड्राइंग्स हैं, रिकॉर्ड नहीं हुई, एसेट परचेज किया आपने, क्रेडिट पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कभी ऐसा मौका भी मिला तो हम आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब इस लेक्चर में आपने 8 के 8 एडजस्टमेंट्स को रिवाइज किया है, उसको आप किसी एक पेज पर अच्छी तरह या कॉपी पे बना लें ताकि जब आप कभी सवाल करें, किताब से सवाल देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।